नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ, उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी है, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। शायद इससे पहले आपने ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के नालंदा की। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र में एक गाँव आता है, समस्ती गाँव। समस्ती गाँव में एक व्यक्ति जिसका नाम दीनानाथ रहता है। दीनानाथ 3 जून को अपने ससुराल फ़ोन करता है। फ़ोन कर पूछता है कि क्या उसकी पत्नी ससुराल पहुंची है क्या। वो यहाँ से अपने माँ के घर जाने के लिए निकली थी। अब उधर से भाई जवाब देता है कि नहीं जीजा, यहाँ तो उसकी बहन अभी तक नहीं आई है। अब उसका जीजा दीनानाथ बताता है कि वह सुबह ही यहाँ से निकली है और शाम हो गई, अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। अब उसका भाई अपने घर वालों को बताता है, घर वाले परेशान होने लगते हैं। अब जिसको जहाँ समझ आती थी वहाँ फ़ोन करता था, आसपास के लोगों से पूछताछ करता था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। अब देखते ही देखते 3 जून की रात भी गुजर जाती है, 4 जून आ जाता है। अब इधर उसके दीनानाथ के ससुराल वाले उसके घर आ जाते हैं। समस्ती घर आने के बाद अब वहाँ उसका जीजा दीपनाथ और उसके ससुराल वाले मिलकर अब जो लड़की रहती है उसका नाम कर्णिका रहता है, कर्णिका की खोजबीन करने लगते हैं, तलाश करने लगते हैं। लेकिन अब गांव में भी यह बात तेज़ी से फैल रही थी कि कर्णिका जो दीनानाथ की पत्नी है वह ससुराल गई थी, लेकिन ससुराल पहुंची नहीं और उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। अब इधर गाँव वाले भी खोजने में मदद कर रहे थे। चारों तरफ रिश्तेदारियों में, दोस्तों के घर, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही थी, लेकिन कर्णिका का कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा था। अब भाई परेशान था, माँ अलग बैठकर रो रही थी, इधर पति भी परेशान था। अब दीनानाथ चारों तरफ खोजबीन करता है, टैक्सी स्टैंड जाता है, बस स्टैंड जाता है, रेलवे स्टेशन जाता है, हर उस जगह पर जाकर जहाँ उसे लगता था कि उसकी पत्नी यहीं से गई होगी, हर उस जगह जाकर अपनी पत्नी की तलाश करता है, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चल रहा था। अब हार मारकर दीनानाथ अपने साले के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद 4 जून साल 2024 यानी कि कुछ दिन पहले वह पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज कराता है कि उसकी पत्नी सुबह 3 जून की सुबह अपने मायके जाने के लिए निकली थी, लेकिन मायके अभी तक वह पहुंची नहीं है और करीब 2 दिन हो गए उसकी तलाश हम लोगों ने हर जगह की है, जहाँ भी हमें शक था यहाँ वह जा सकती है, लेकिन उसका कहीं भी कुछ पता नहीं है। ना तो वो रिश्तेदार के पास गई है, ना दोस्तों के पास गई है। अब घर में जो मातम फैला हुआ है उसको लेकर सबकी हालत ख़राब है। अब इधर पुलिस शिकायत दर्ज करती है, जांच पड़ताल में जुटती है। 2-3 दिन हो जाते हैं, 4 तारीख आ जाती है, 5 तारीख आ जाती है, लेकिन कर्णिका का कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस वाले भी उसका पता नहीं लगा पा रहे थे। अब इधर उसके ससुराल वाले दीनानाथ के दबाव डालते हैं पुलिस पर। पुलिस अपना जांच पड़ताल कर ही रही थी कि तब तक जो दीनानाथ का शाला रहता है यानी कि कर्णिका का भाई, वह अपने जीजा दीनानाथ के गांव में ही एक नदी पड़ती है, गोइठौरी नदी। गोइठौरी नदी के आसपास वह अपनी बहन को तलाशते हुए पहुंचता है। वह नदी के किनारे पर जाता है तो देखता है कि एक बालू का रेत रहता है। बालू के रेत के पास जब वह पहुंचता है तो वह देखता है कि वहाँ पर एक दुपट्टा दबा हुआ है। अब उसके पास जब वह जाता है तो देखता है कि दुपट्टा थोड़ा बहुत दिख रहा था। अब उस दुपट्टे को वह देखता है तो वह पहचान जाता है, क्योंकि वह दुपट्टा किसी और का नहीं बल्कि उसकी बहन कर्णिका का रहता है। उस दुपट्टे को उसके भाई ने ही खरीद कर शादी में अपनी बहन को गिफ्ट दिया था। अब वह उस दुपट्टे को अच्छी तरह से पहचानता था। जैसे ही वह दुपट्टे को निकालता है तो उसमें से थोड़ी बहुत हड्डियाँ निकल रही थी। दुपट्टा काफ़ी अंदर तक दबा था। अब वह परेशान हो जाता है, उसे कुछ शक होने लगता है। वह फ़ौरन ही दौड़ते हुए जाता है, गांव में लोगों को बताता है। पुलिस वालों को फ़ोन किया जाता है। जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं कि गोइठौरी नदी के पास, गांव के पास नदी में एक दुपट्टा मिला है और वह दुपट्टा किसी और का नहीं बल्कि कर्णिका का है, फ़ौरन ही गाड़ियों की, पुलिस की जो कई गाड़ियाँ रहती हैं, लाइन लग जाती है। वहाँ पर लोग देखने के लिए पहुँच जाते हैं कि क्या सच में जो वो दुपट्टा दबा हुआ है, क्या वाकई में वो कर्णिका का है, क्या उसके अंदर लाश है। अब पुलिस उस
कर्णिका के भाई के कहने के अनुसार उस जगह पर जाती है और जाकर खुदाई करती है। खुदाई करती है तो देखती है कि दुपट्टे में थोड़ी बहुत हड्डियां सटी हुई थी और दुपट्टा जला हुआ था। दुपट्टे को निकाला जाता है और अंदर खुदाई की जाती है तो वहाँ से कंकाल बरामद होते हैं। अब कंकाल छोटे छोटे टुकड़ों में बरामद होते हैं। अब उस कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे यह पहचान हो जाती है, दुपट्टे और कुछ उसके कपड़े भी थे और एक कंकाल के साथ एक बेडशीट भी मिलती है जो उसके ससुराल वालों ने यानी कि कर्णिका के माँ बाप ने उसे दी थी। भाई पूरा कंफर्म हो जाता है कि यह जो कंकाल है और यह जो सामान है यह उसकी बहन का ही है, उसकी बहन की हत्या कर दी गई है। अब देखते ही देखते यह बात आग की तरफ फैल जाती है। उधर पति का रो रो कर बुरा हाल रहता है, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल रहता है। माँ रोते रोते बेहोश हो जा रही थी। भाई परेशान था, वह जानना चाहता था कि आखिर उसकी बहन का कातिल कौन है, किसने इतनी बुरी तरह से उसकी बहन को मारा है। छोटी छोटी हड्डियां कंकाल में तब्दील हो चुकी थी, शरीर कंकाल में तब्दील हो चुका था। अब उस कंकाल को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उधर पोस्टमार्टम होता है और इधर पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। तभी एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करके बताता है और पुलिस जब उसके बताए अनुसार एक ऐसे कातिल को पकड़ती है जिसको सुनने के बाद सभी लोग हैरान रह जाते। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इस व्यक्ति ने ही कत्ल किया होगा। आखिर अब लोग जानना चाहते थे कि किसी अपने ने जब कत्ल किया है तो आखिर कत्ल किया क्यों। क्या साथियों, इस कहानी को शुरू से जानने के लिए, पूरी कहानी जानने के लिए चलना होगा कुछ महीने पीछे। दरअसल जो दीनानाथ रहता है, दीनानाथ समस्ती गांव का रहने वाला होता है। दीनानाथ की शादी तय होती है। एक गांव रहता है चमदिलावर बदरू बिगहा गांव, वहीं उसी गांव की रहने वाली लड़की कर्णिका, कर्णिका बेहद ही खूबसूरत लड़की रहती है। अब उसकी शादी दीनानाथ से तय हो जाती है। दीनानाथ से शादी तय होती है। दोनों एक मंदिर पर जाते हैं, परिवार के साथ एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन जो लड़की रहती है वो बेहद ही खूबसूरत रहती है और जो लड़का रहता है उतना उसके अंदर जो सांवलापन रहता है, उसे देखने के बाद भी लड़की और लड़के का जो मेल था वो बिल्कुल ही अलग था। लेकिन फिर भी लड़की अपने माँ बाप के कहने पर उस लड़के दीनानाथ को पसंद करती है, शादी के लिए तैयार हो जाती है। अब एक पंडित जी से डेट निकलवाई जाती है। पंडित जी एक शादी की डेट निकालते हैं 23 अप्रैल। अब 23 अप्रैल शादी का दिन, सभी लोग तैयारियां करने लगते हैं शादी की। उधर लड़के वाले दीनानाथ के घर वाले अपनी तैयारी कर रहे थे, इधर लड़की अर्निका के माता पिता भाई अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहे थे। अब देखते ही देखते 23 अप्रैल का वह दिन आ जाता है, शादी का दिन। अब इधर बारात लेकर लड़का दीनानाथ पहुंचता है अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। उधर बारातियों की धूमधाम से स्वागत किया जाता है। जयमाल होता है। जयमाल पर सभी लोग लड़की लड़के को देखते हैं तो कई लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं जो अक्सर सभी लोगों के मन में रहते हैं लड़की लड़कियों को लेकर। कभी लड़की की सुंदरता तो लड़के का सांवलापन, लड़के का काला होना। अब गांव वाले लोग अलग अलग की बातें कर रहे थे। इसी बीच उसी स्टेज पर एक और लड़की रहती है जो कि उसकी मौसेरी बहन रहती है। वह भी उस स्टेज पर रहती है और वो लड़की कहीं और की नहीं बल्कि दीनानाथ की गांव की ही रहने वाली होती है। अब दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। वह अभी स्टेज पर जाती है, फ़ोटो वगैरह खिंचवाती है। फ़ोटो खिंचवाने के बाद अब उस लड़के दीनानाथ से भी जीजा के साथ अपने हंसी मजाक करती है। हंसी मजाक चलता रहता है। अब शादी दीनानाथ और अर्निका की हो जाती है। अगले दिन वो अपनी पत्नी को लेकर घर आता है। सब कुछ सही सलामत चल रहा था, दोनों काफ़ी खुश थे। लेकिन इसी बीच एक दिन जो दीनानाथ रहता है वह उसके मौसेरी बहन जो उसके गांव की ही रहने वाली रहती है उससे फ़ोन पर बातचीत करना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे दोनों बातचीत करना शुरू कर देते हैं, मौसेरी बहन और दीनानाथ। अब दोनों एक दूसरे को इस कदर चाहने लगे थे कि वह छुप छुप कर गाँव में बागीचे में कभी इधर उधर मिलते थे तो कभी कभी वह लड़की दीनानाथ से मिलने के लिए उसके घर पर भी आ जाती थी। अब कुछ दिन गुजरता गया, करीब मई का महीना आ जाता है, करीब 23 मई। लड़की जो कर्णिका रहती है उसकी पति वो घर पर ही रहती है।
अब घर पर सारा काम करने के बाद वो कमरे में जाकर सो जाती है। तभी उसे कुछ आवाज़ें आती हुई सुनाई देती है, किसी की आवाज़ आ रही थी। तभी वह उठकर अपने दूसरे कमरे में जाकर देखती है तो उसका पति दीनानाथ और जो वह उसकी मौसी की लड़की रहती है, मौसेरी बहन, वह दोनों, दीनानाथ और उसकी प्रेमिका मौसेरी बहन, दोनों एक कमरे में एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। अब यह देखते ही उसकी पत्नी कर्णिका की हालत खराब हो जाती है। वह चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और अपनी मौसेरी बहन को पीटने लगती है, डांट कर वहाँ से भगाने लगती है। अपने पति से पूछने लगती है कि मेरे रहते हुए मात्र कुछ ही महीनों पहले मेरी शादी हुई है, मुझमें क्या कमी है कि तुम मेरी मौसेरी बहन पर टोरे डाल रहे हो और तुम दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, तुम लोगों को शर्म भी नहीं आ रही है। अब तरह तरह की वह बातें बोलती है। अब इसको देखते हुए दीनानाथ अपनी पत्नी पर गुस्सा हो जाता है और कुछ इस तरह से गुस्सा हो जाता है कि वह अब अपनी पत्नी से चिढ़ने लगता है। अब उसकी पत्नी वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद बैठकर कमरे में बैठकर अपने पति के कारनामों को सोच सोचकर, अपनी बहन के कारनामों को सोच सोचकर वह रोने लगती है। लेकिन इधर जो लड़की रहती है वो अपने घर चली जाती है। इसके बाद भी दोनों छुप छुप कर एक दूसरे से बातें करते थे, मिलते थे। अब एक दिन बात करते हुए जब उसकी पत्नी फ़ोन पर कर्णिका पकड़ लेती है तो अपने पति से अब आखिरी सवाल पूछती है कि या तुम मुझे छोड़ दो या फिर उसी के साथ रहो या फिर मेरे साथ रहो। अब इधर दीनानाथ परेशान हो जाता है। दीनानाथ अपनी पत्नी से ज़्यादा उसकी मौसेरी बहन को चाहता था। वो उसके साथ छुप छुप के मिलता था, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता था। अब बात इस कदर आगे बढ़ चुकी थी कि दोनों, उसकी प्रेमिका और दीनानाथ दोनों मिलकर अब कर्णिका को हवाले लगाना चाहते थे, ठिकाने लगाना चाहते थे। अब वह चाहते थे कि वह दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते रहे और बाद में शादी कर ले। अब उनकी मोहब्बत में कर्णिका रुकावट बनने लगी थी। अब एक दिन 3 जून 2 जून की शाम को, तब शाम होती है, घर पर कोई नहीं था। तभी उसकी प्रेमिका उसके घर आती है। अब उसको देखते ही उसकी पत्नी कर्णिका पागल हो जाती है। पागल होकर उससे झगड़ा करने लगती है। अब झगड़ा करते हुए देख दीनानाथ और उसकी प्रेमिका दोनों मिलकर उसकी पत्नी कर्णिका का गला दबा देते हैं। गला दबाने के बाद अब वो उसको मार डालते हैं। जब वो मर जाती है तो साथियों उसको एक चद्दर में लपेटकर वह व्यक्ति लेकर रात में साइकिल पर रखकर वह वहाँ से 400 मीटर दूर, गांव से दूर, गोइठैया नदी के किनारे लेकर जाता है अपने प्रेमिका के साथ। और वहाँ ले जाने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़े करता है। बहुत सारे टुकड़े करने के बाद अब उसको पेट्रोल लेकर आता है। पेट्रोल लेकर आकर अब उसे उसके दुपट्टे में, और जो दुपट्टा वह पहनी हुई थी और जो बेडशीट जिसमें वह लपेट कर ले गया था, उस पर नीचे गाड़ कर मिट्टी, जो बालू होती है, बालू रहता है, उसे खुदाई करने के बाद उसमें डाल देता है छोटे छोटे बोटियों को और उस पर केमिकल डालता है। पहले केमिकल डालकर उसे गलाने की कोशिश करता है, उसके बाद पेट्रोल डालता है। पेट्रोल डालकर उसे जला देता है। अब जलाने के बाद उसे बालू से ढक देता है ताकि किसी को कुछ पता न चले। फिर अगले दिन, अब उसी रात प्रेमिका अपने घर चली जाती है और दीनानाथ अपने घर चला आता है। अब इस तरह से हवस में हैवानियत का जो नशा चढ़ता है, जो सारी हदें वह पार करता है, उसके बाद भी उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वह घर आता है। घर आने के बाद अगले दिन 3 जून को वह अपने साले को फ़ोन करता है और फ़ोन कर अपनी पत्नी को वहाँ जाने की बात बताता है। साला कहता है वहाँ तो मेरी बहन अभी तक आई नहीं है। अब कई दिनों तक उसकी खोजबीन होती है। अंततः साला जो है पहुँचता है उस नदी के किनारे अपनी बहन को तलाशते हुए। वो अपनी बहन को बेहद प्यार करता था, जैसा कि हर भाई बहन अपने एक दूसरे भाई बहन को बेहद प्यार करते हैं। वह परेशान था। तलाशते हुए नदी के पास जाता है तो उसे दुपट्टा दिखाई देता है। अब वो पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस आती है। अब जब घर का बेडशीट मिलता है, सब कुछ घर का बरामद होता है, तो लोगों को शक होता है। उसके भाई को शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे जीजा ने ही मेरी बहन को जलाकर मार डाला है। अब शक के बुनियाद पर पुलिस को भाई बताता है कि मुझे अपने जीजा पर शक है। अब पुलिस दीनानाथ को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर उससे पूछताछ करती है। पहले तो दीनानाथ इधर उधर की बातें करता, लेकिन जब पुलिस एक के बाद एक कई सवाल दागने लगती है तो दीनानाथ फंस जाता है। और दीनानाथ जब हकीकत बताता है तो उसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं।
अब उसके ससुराल वाले वहीं पर मौजूद रहते हैं थाने में ही, और थाने से जैसे ही दीनानाथ थोड़ी सी फुर्सत पाता है और बाहर निकलता है पुलिस के साथ, वैसे ही उसका भाई, कनिका का भाई और उसके ससुराल वाले मिलकर वहाँ जितने लोग मौजूद थे दीनानाथ की इस कदर पिटाई करते हैं कि उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि पुलिस अब उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है। हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है और उसकी हालत बेहद खराब है। अब ऐसे दरिंदों की भला पुलिस तो और कोर्ट जो सज़ा देगी देगी, लेकिन एक भाई ने, वहाँ की मौजूद जनता ने, उसके ससुराल वालों ने जो उसके साथ किया, उस हत्यारे के साथ, उस दरिंदे के साथ किया, क्या यह सच सही है? तो साथियों, जो भी उसके भाई ने किया वह बिल्कुल सही है और बाकी कानून है। कानून किसी को भी हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो साथियों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल उसकी प्रेमिका और दीनानाथ दोनों ही पुलिस के कब्जे में हैं और बहुत ही जल्द दोनों को जेल भेज दिया जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। चलते चलते साथियों, कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है विमल शर्मा, राजेंद्र यादव जी हैं, विपिन मकवाना है, हरीश माक्रम है, सुहन लाल सेठिया जी हैं ब्यवर राजस्थान से, फैसल भाई हैं, ये भी राजस्थान के रहने वाले हैं, नासिर पठान भाई हैं, ये भी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, सुनील चौधरी जी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर के रहने वाले हैं। तो साथियों, अपना प्यार दीजिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।